बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज 12 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। बड़ी ख़बर नाज़रीन ये है कि 27वीं आईनी तरमीम जो बड़ी आसानी के साथ इतनी दिक्कत, परेशानी और मसाइल का हुकूमत को सामना नहीं करना पड़ा, हुकूमती इत्तेहाद को, और सेनेट से ये तरमीम जो है किसी मुखालिफ वोट की बजाय जो है इस तरमीम को मंजूर करवा लिया गया। अब मरला नाज़रीन जब आया है 27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी का, तो ख़बर ये है कि 27वीं आईनी तरमीम पे फड्डा पड़ गया है। अब फड्डा क्या बना है उसकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। पहले तो जो दीगर रिपोर्ट्स हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर जो कैपिटल सिटी में शहर इक़्तिदार में इस 27वीं आईनी तरमीम के मामले को लेके जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है, वो अफवाहें क्या हैं उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की सरबराही में, और इस सेशन में जो स्पीकर अयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने अपोजिशन को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी है कि मैं सहूलतकारी करने के लिए, फैसिलिटेशन करने के लिए तैयार हूँ। आप बैठें, आप बैठ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। पहले भी आपको ऑफ़र किया था, मुज़ाकरात से मिल बैठ कर जो है आप मसाइल का हल निकालें। महमूद खान अचकज़ई साहब, जिन्हें अपोजिशन लीडर के तौर पर खान साहब ने नामज़द कर रखा है, तहरीरी दरख्वास्त भी स्पीकर के ऑफिस में दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनको अपोजिशन लीडर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया गया है। तो अचकज़ई साहब ने इन मुज़ाकरात की पेशकश को जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, आपके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। जिस पर अयाज सादिक साहब ने कहा कि ऐसी बात ना करें अचकज़ई साहब, आपका जो लीडर है इमरान खान, उसे मैं 2 मरतबा हरा के आया हूँ, और अभी जो मैंने इलेक्शन जीता है 18 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, मेरी कामयाबी के ख़िलाफ़ कोई जो इलेक्शन उज़रदारी है, इलेक्शन जो पटिशन है, मेरी कामयाबी के ख़िलाफ़ या मेरी कामयाबी को किसी दरख्वास्त के ज़रिए ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं किया गया है। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमने पहले भी मुज़ाकरात किए, हम अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे बानी इमरान खान ने मुज़ाकरात का मैंडेट जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दे रखा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, बैरिस्टर गौर साहब ने, कि हर मरतबा हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन हमारे बंदे उठाए गए, हमारे लोगों को जो है वो मारा गया, और हमारे लीडर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। अब नाजरीन, ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है, ये बात आई गई हो गई। फ़िलहाल तो अपोजिशन ने इस पर कोई पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया है। आज के अखबारात में 2 खबरें छपी हैं, एक डॉन में और एक दी न्यूज़ में। एक अंसार बासी साहब का आर्टिकल है, दूसरा असद मलिक साहब की खबर है, जिसमें यह कहा गया है कि गालिब इम्कान है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है, आज इसे सेनेट से मंजूर करवाने के बाद जो है फौरी तौर पे गज़ट कर दिया जाएगा। जो चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, उनका नाम का जो एक तरीक़ाकार है, एडवाइस करेंगे वज़ीर आज़म सदर को, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तैनाती का, और कल नए चीफ जस्टिस का, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो हलफ है, उसकी तकरीब भी ऐवान सदर में मुनक्कद की जाएगी। और कमोबेश यही बात असद मलिक साहब ने की है। लेकिन असद मलिक साहब ये भी कहते हैं कि वफाकी शरई अदालत की जो बिल्डिंग है, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने काम करना था, फंक्शनल होना था, शरई अदालत ने अपनी इमारत देने से इनकार कर दिया है कि अपनी इमारत, हम बिल्डिंग जो है वो किसी और कोर्ट के लिए हम नहीं देंगे, इस इमारत को खाली नहीं किया जाएगा। जब नाज़रीन मैं डिटेल आपके साथ ये खबरों की शेयर कर रहा हूँ, आज खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का हंगामी तौर पर इजलास बुला लिया है, और इस इजलास में तमाम जो वज़रा हैं उन्हें अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का कहा गया है। और ख़बर ये आ रही है कि काबीना के इस इजलास में जो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा सेनेट से मंजूर करवाया गया था, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहती है, कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ करना चाहती है। अब नाज़रीन, ऐवान से जो एजेंडा मंजूर हुआ है, अगर तो वो एजेंडा उसी तरीके से वो मसवदा कौमी असम्बली में मंजूर हो जाए,
پھر تو پروسیس ٹھیک ہے، لیکن اگر سینٹ سے مسودہ منظور ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی میں اس میں کوئی چینجنگ کی جائیں تو یہ آئینی تقاضا ہے، آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ پھر آپ قومی اسمبلی سے اس مسودے کو منظور کروانے کے بعد آپ اسے سینٹ کے ایوان سے دوبارہ منظور کرائیں گے۔ تو چینجنگ کیا ہو رہی ہے ناظرین؟ چینجنگ پہ آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ سینٹ کے اجلاس کا جو ٹائم ہے، جو شیڈول ہے، وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج 5 بجے سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں بہت زیادہ گہما گہمی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان اوان اور جو وزیر قانون ہیں اعظم طارر صاحب، وہ بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اب بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ سے منظور کروایا گیا تھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے یہ دوبارہ سے چینجنگ کی جا رہی ہے، لیکن چینجنگ تو پھر ایک ہونی چاہیے، 2 ہونی چاہیے، یہاں پر تو ملٹیپل چینجنگ بتائی جا رہی ہیں۔ اب وہ چینجنگ کیا ہے، اس حوالے سے جس کسی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کہ ایکچولی اس میں ترمیم کیا ہونے جا رہی ہے۔ لیکن کیپٹل سٹی میں ناظرین یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ دیکھیں جو جگہ کا ایشو ہے اس کو اس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اگر آئینی ترمیم کے مسودے میں یہ ترمیم کر دی جائے۔ جو فیڈرل شرعی عدالت اپنی پریمیسز دینے کے لیے تیار نہیں تو آئینی عدالت کہاں پہ بیٹھے گی؟ سپریم کورٹ میں بیٹھے گی تو سپریم کورٹ کہاں پہ جائے گی؟ تو اس میں یہ نقطہ آ رہا ہے کہ کیوں نہ جتنے بھی مطلب ہمارے فیڈریشن کے جو یونٹ ہیں، یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، وہاں پر جو سپریم کورٹ کی رجسٹریاں ہیں ان سپریم کورٹ کی رجسٹریوں کو ایپلیٹ فورم جو ہے وہ قرار دے دیا جائے۔ یعنی ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جو اپیلیں سپریم کورٹ اسلام آباد میں آنی ہیں وہ اپیلیں انہی صوبائی جو رجسٹریاں سپریم کورٹ کی ہیں، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، کوئٹہ میں ہے، پشاور میں ہے، وہ اپیلیں وہاں پہ فائل ہونا شروع ہو جائیں۔ وہاں پر سٹاف بھی موجود ہے، سٹاف کی ریکوائرمنٹ کا ایشو بھی نہیں ہوگا، پریمیسز کا ایشو بھی نہیں ہوگا۔ تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو پریمیسز کا ہے جو وہ حل کر لیا جائے گا، اور پھر جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ اسلام آباد میں کام کرے گی۔ اچھا، سوال یہاں پہ یہ پوچھا گیا پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر جو اپیلیں دائر ہوں گی تو اسلام آباد میں پھر کیا سپریم کورٹ کو رکھا جائے گا؟ انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا چیپٹر اسلام آباد میں بھی رکھا جائے گا، لیکن ایپلیٹ عدالت کے طور پہ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق۔ ایک تو چیز یہ چل رہی ہے کہ شاید یہ چینج جو ہے وہ اس میں کیا جائے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں، جس سے پریمیسز کا جو ایشو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی اسی عمارت میں جہاں پہ ٹھہر کے ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں پھر یہاں پہ فنکشنل ہو جائے گی۔ لیکن ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے بہت سارا پانی گزرنا باقی ہے آج کی یا رات گئے کی ان ڈیولپمنٹس کے بعد۔ دوسری یہ ناظرین چہم و گوئیاں یا افواہیں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں۔ جو اسلام اپنا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے لیے ججز کے نام سامنے آئے تھے، اسد ملک صاحب کی سٹوری تھی کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہوں گے۔ اب امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ 30 نومبر کو ریٹائر بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بھی سوالات اٹھائے گئے کہ ایک جج جو ریٹائر ہو رہا ہے اسے کیوں 3 سال کے لیے مزید جو ہے وہ آئینی عدالت میں حکومت لے جانا چاہتی ہے، آخر امین الدین خان صاحب کیوں؟ لیکن اسلام آباد کی راہداریوں میں کچھ دوست یہ بتاتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب کو بہت زیادہ مبارکبادیں بھی آئینی عدالت کا چیف جسٹس بننے کی جو ہے وہ دی جا چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جب آئینی عدالت کے سربراہ کی تعیناتی کے بعد جو باقی کے 6 ججز ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، ان کی تعیناتی تو وزیر اعظم نے جو آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے ان کی مشاورت کے ساتھ ایڈوائز کر کے صدر مملکت کریں گے، تو ابھی تو آئینی عدالت کا جو سربراہ ہے وہ لگا نہیں ہے۔ آئینی عدالت کا سربراہ جس کے ساتھ چیف جسٹس نے مشاورت کرنی ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں ججز جو لگنے ہیں کون کون سے جج آنے چاہیے، تو یہ مشاورت ہوئی نہیں، تو نام کیسے سامنے آ گئے؟ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھا ہے اور ویلڈ سوال ہے۔
कि मुशावरे से जब लगने हैं तो इतने सारे जो नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें मुसर्रत अली साहबा का नाम आया है, जिसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी का नाम आया है, जिसमें अली बाकर नजफी साहब का नाम है, जिसमें आमिर फारूक साहब का नाम है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा का नाम है, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोज़ी ख़ान का नाम शामिल है। तो मुशावरे से पहले ये नाम फिर कैसे, ये नाम मीडिया में कैसे छप गए या रिपोर्ट कैसे हो गए, ये सवाल भी है। दूसरा नाज़रीन, जो अफवाहें डेडलॉक से मुतल्लिक हैं वो ये है, अब मैं अफवाहों का नाम ले रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं कर रहा, कि याह्या अफरीदी साहब जिन्हें हुकूमत ने ऑफ़र किया था कि आप 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहें, बजाय इसके कि आप अक्टूबर 2027 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो 3 साल का टेन्योर है मुकम्मल करने के बाद आप रिटायर हो जाएं, आपकी जो मयाद रहती है 2.5 साल की मज़ीद, आप 65 साल तक बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काम करें और मार्च 2030 में जाके आप रिटायर हों। तो याह्या अफरीदी साहब ने ये हुकूमत की जो ऑफ़र थी इसको ठुकरा दिया था, इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो याह्या अफरीदी साहब हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ना बने, अगर वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ना बने तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रहेंगे। अफवाहें ये गर्म हैं कि याह्या अफरीदी साहब से जुड़ी जो बातें की जा रही हैं कि अगर वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ना बने तो वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएंगे, और इस बात पे याह्या अफरीदी साहब जो है वो डटे हुए हैं। और इन अफवाहों में फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले को लेके, इस डेडलॉक को लेके, अफरीदी साहब की इस बात को लेके कि वो अगर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ना बन सके तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं रहेंगे, तो एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया तनाज़ा क्रिएट हो जाएगा। तो इस मामले को लेके जो है वो मुस्लिम नवाज़ और मुस्लिम नवाज़ यानी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौड़ें लगी हुई हैं कि अब इस मामले को फौरी तौर पे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसलिए शायद ये जो तरमीम होने जा रही हैं, उन तरमीम में शायद ये जो चीज़ें, जो मसाइल, जो मुश्किलात सामने आ रही हैं, शायद उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये तरमीम अब 27 में आनी तरमीम के मुसवदे में हुकूमत करना चाहती है। अगर तो नाज़रीन याह्या अफरीदी साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो इस सूरत में अगले जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके उम्मीदवारों में मंसूर शाह साहब भी आ जाएंगे, नए चीफ जस्टिस के उम्मीदवारों में मुनीब अख्तर साहब भी आ जाएंगे, और नए उम्मीदवारों में अमीनुद्दीन खान साहब भी आ जाएंगे अगर कहीं 27 में आनी तरमीम के मसवदे में ये भी शामिल ना कर दिया जाए कि जो चीफ जस्टिस बनेगा सुप्रीम कोर्ट का उसकी मयाद भी 68 साल की हो जाएगी सिर्फ चीफ जस्टिस की। तो अमीनुद्दीन खान साहब भी दौड़ में आ सकते हैं, याह्या अफरीदी साहब वहाँ पे चले जाएं, अमीनुद्दीन खान साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस बन जाएं। लेकिन अगर ये रास्ता नहीं निकलता, अमीनुद्दीन खान साहब को बतौर जज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ले जाया जाता है और अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, तो फिर इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जैसे मैंने बताया कि 2 नाम या अपने मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ये उम्मीदवार होंगे जो पैनल जाएगा। तीसरा फिर नाम आएगा जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब का, कि वो भी चीफ जस्टिस की दौड़ में आ सकते हैं। तो बहुत सारी नाज़रीन हैपनिंग बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। हतमी तौर पे क्या होता है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली गिलानी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया कि मुझे नहीं मालूम कि 27वें आईनी तरमीम के मसवदे में कोई तब्दीलियों के साथ उसे कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा, लेकिन जो भी उन्होंने कहा कि अगर तब्दीलियाँ की गई तो फिर सेनेट के ऐवान से उसकी मंजूरी ले ली जाएगी। अब इरफान सदीकी साहब का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो सोगवारान हैं उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। अगर ऐसा ही होता है, कोई तरमीम की जाती हैं 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे में, जो कि काबीना का इजलास भी हंगामी तौर पे होना है, हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हो काबीना का इजलास भी शुरू हो चुका हो, उसका फैसला भी सामने आ चुका हो और ये नया बिल है ये भी कौमी असम्बली में दोबारा से पेश किया जा चुका हो, लेकिन सेनेट के ऐवान में जब ये बिल दोबारा से फिर जाएगा, अगर ये तरमीम होती हैं, अगर ये होती हैं, अदरवाइज़ तो पहले वाला अगर मसवदा है वो तो फिर उसी तरीके से कौमी असम्बली के ऐवान से मंजूर हो जाएगा, लेकिन अगर तब्दीलियाँ की जाती हैं तो फिर सेनेट से भी आपको मंजूरी लेना है। और जैसे मैंने कहा कि सेनेट का जो इजलास है उसका जो शेड्यूल है तब्दील किया गया है, लेकिन आज तो फिर इरफान सदीकी साहब के इंतकाल पे फातिहा करवाई जाएगी। और एक रवायत जो चली आ रही है कि अगर कोई किसी ऐवान का रुकन इंतकाल कर जाए तो उस रोज़ फातिहा खाने के बाद जो इजलास है उसे मुलतवी कर दिया जाता है।
تو یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر آج سینٹ کا اجلاس ہوا، اس میں تبدیلیوں کے ساتھ اگر 27ویں ترمیم کا مسودہ دوبارہ سینٹ میں آتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سینٹ کا اجلاس کل صبح بلا کے پھر اس میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے منظور کروایا جائے. لیکن اگر یہ ترامیم کل تک چلی جاتی ہیں منظوری کے لیے تو پھر کل جو یحییٰ عفریدی صاحب ترکی کے دورے پہ جا رہے ہیں، برطانیہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، قائم مقام چیف جسٹس کون بنے گا؟ پھر تو وہ منصور ارشاد صاحب بنیں گے، کوئی اور نہیں بن سکتا. تو یہ ناظرین جو افواہوں کا بازار گرم ہوا ہے، ان کنفرم جو چیزیں چل رہی ہیں کیپٹل سٹی میں جو چہمگئیاں ہو رہی ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.